चलिए कंपनी ऑडिट में सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन चार्ट अकाउंटेंट जिसके पास में सीओपी वो कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर सी हैविंग सीओपी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट करोगे तो सिर्फ वही पार्टनर लीड कर सकता है और साइन कर सकता है जो ये हैविंग सीओपी। डिस्क्वालिफिकेशन कब अप्लाई करना है? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आफ्टर अपॉइंटमेंट। पहले कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अगर अपॉइंटमेंट का एक बंदा डिस्क्वालीफाइड है तो वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा। बाद में अगर डिस्क्वालीफाई तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशंस 9 होते हैं एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। हम लोग इन बिग प्रॉब्लम देयर इज अ चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर एक एक करके देखते हैं। बी इज फॉर बिजनेस रिलेशनशिप। अगर सी या फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 6 कंपनी के साथ, कंपनी, होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, को सब्सिडरी, एसोसिएट। एसोसिएट में ऑटोमेटिकली जेवी आता है और सब्सिडरी। ऐसे 6 है, लेकिन 2 मिलाकर एसोसिएट और जेवी है, जेवी को अलग से पकड़ो तो 7 हो जाते हैं। अब बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या? अगर कोई भी कमर्शियल पर्पस ट्रांजैक्शन करते हो, साथ में बिजनेस करोगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसका एक ही एक्सेप्शन है, आप सीए रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड इंडियर कंपनीज एक्ट एंड सीए एक्ट। अगर आप कमर्शियल बेस पे गुड्स एंड सर्विसेज लोगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हैट इंडस्ट्री है, होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और ऐसी इंडस्ट्रीज, और आर्म्स लेंथ बिना डिस्काउंट नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर ये 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन है फुलफिल होंगी तो हम कमर्शियल बेसिस पे चीजें ले सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब जो सेक्शन 144 में होगा वो यहां पर भी होगा। फिर बी फॉर बिजनेस था, पी फॉर प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अगर सीए या सीए फर्म प्रोहिबिटेड सर्विस देता है 3 लोगों को, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिटेल में देखते हैं, सेक्शन 144 के अंदर दिया है। सीए फर्म या ऑडिटर प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोहिबिटेड सर्विसेज अगर देते हैं 3 कंपनी को, होल्डिंग, सब्सिडरी और कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, तो डिस्क्वालीफाई होंगे। अब प्रोहिबिटेड सर्विसेज में क्या आता है? बैड माफिया, बी फॉर बैंकिंग सर्विसेज, ए फॉर एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ए फॉर एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डी फॉर आपने डिजाइन करके इंप्लीमेंट किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप मैनेज कर रहे हो डिपार्टमेंट या कोई डिवीजन या कोई लोकेशन। एक्चुरियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स की आपको, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर इसके अलावा कोई और सर्विस देना दे सकते हैं, जैसे टैक्स, जीएसटी, लेकिन वो जो लिखा हुआ है ध्यान रखना, प्रायर, इसके अलावा कुछ देना, प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी, बीओडी आपको लगेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या? ठीक है, अगर ऑडिटर खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए बात कर रहे हैं, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्टली हो गया, रिलेटिव के नाम पे होगा तो इनडायरेक्टली हो गया। एक कंपनी ओपन करता है जिसमें उसका कंट्रोल इन्फ्लुएंस है, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इनडायरेक्टली हो गया। कोई ऐसी एंटिटी जिसका ब्रांड नेम और अपना ब्रांड नेम मैच हो रहा है तो वापस इनडायरेक्टली हो गया। हमसे कनेक्टेड एसोसिएटेड कोई भी बंदा है, अगर उसके नाम पे होता वो भी इनडायरेक्टली हो गया। अगर हम बात करते हैं सीए फर्म की, तो सेम, ऊपर रिलेटिव्स थे खुद के नाम पे, तो फर्म के खुद के नाम पे तो डायरेक्टली हो गया। ऊपर रिलेटिव थे, यहां पे पार्टनर्स है, पार्टनर के नाम पे हो गया तो इनडायरेक्टली हो गया। इन्होंने भी कंपनी बनाई जिसपे इनका कंट्रोल इन्फ्लुएंस है, उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है, इनडायरेक्टली। ब्रांड नेम मैच होता है, इनडायरेक्टली। फर्म को बनाने वाला कोई पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएटेड है, ऐसा एलएलपी में होता है, तो वो इनडायरेक्टली में आ जाएगा। और यहां पे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, यही मतलब बिजनेस रिलेशन में भी लगेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव की। अगर सीए का रिलेटिव कंपनी में की मैनेजमेंट पर्सन बन के बैठा हुआ है उसी कंपनी में, या फिर डायरेक्टर बन के बैठा है, एम्प्लॉयमेंट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब रिलेटिव मतलब क्या? फादर स्टेप फादर, मदर स्टेप मदर, ब्रदर स्टेप ब्रदर, सिस्टर स्टेप सिस्टर, सन स्टेप सन, उनकी दोनों की वाइफ, डॉटर, सिर्फ डॉटर, स्टेप डॉटर नहीं, उनके हस्बैंड, और अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ के सारे मेंबर्स रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। की मैनेजमेंट पर्सन में कौन आता है? इन द सीक्वेंस ऑफ पावर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उससे छोटा होल टाइम डायरेक्टर, उससे छोटा सीईओ मैनेजर, उससे छोटे सीएफओ, सीएस, और कोई जो व्यक्ति डायरेक्टर के एक लेवल नीचे है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और बीओडी ने उसको केएमपी बोला है, वो भी की मैनेजमेंट पर्सन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉप्स, फिर आर हो गया। अब ओ, अगर कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, ऑफिसर एम्प्लॉय के जो पार्टनर और एम्प्लॉय है वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। ऑफिसर के डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, लेकिन और कौन होता है? सबसे बड़ा की मैनेजमेंट पर्सन, उससे छोटा डायरेक्टर, उससे छोटा मैनेजर, उससे छोटा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके इशारों पे बोर्ड चलता हो। ठीक है, ये लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, इनके पार्टनर एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई होते हैं, लेकिन पार्टनर का पार्टनर, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई होता नहीं है। अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई होगा तो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। फर्म डिस्क्वालीफाई हो भी गई तो इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट करे, अगर किसी और क्लॉज में आता नहीं है तो। इसमें एक लूप होल है कि भाई सिर्फ उस कंपनी में जुड़े हो तो वहां पे डिस्क्वालीफाई होते हो। सीए इंस्टीट्यूट ने एक लूप होल बंद किया कि डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अगर मैं बात करता हूं
आपके बिग प्रॉप्स एस फॉर सिक्योरिटीज, अगर सीए ने या उसके रिलेटिव ने या पार्टनर ने अगर पैसा लगाया है सिक्योरिटीज के अंदर, पैसा लगाया है या फिर मेंबरशिप ली है किसी कंपनी में, या फिर इंडेटेड हुए फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख या गारंटी सिक्योरिटी दी फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, 5 कंपनी होल्डिंग कंपनी सब होल्डिंग को सब्सिडरी एसोसिएट, ये 5 कंपनी में, तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रिलेटिव्स को एग्जाम्पशन देकर रखा हुआ है कि वो लोग शेयर्स और गारंटी 1 लाख रुपए तक के चल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं 1 लाख तक चलेगा, ठीक है, अगर 1 लाख के ऊपर भी गए तो करेक्टिव एक्शन उनको लेना पड़ेगा 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन से, करेक्ट। और ये जो लिमिट है ये क्यूमुलेटिव लिमिट है, सभी रिलेटिव सब मिलाकर 5 लाख की लिमिट क्यूमुलेटिव है, 1 लाख की लिमिट क्यूमुलेटिव है। सीलिंग लिमिट, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी है? 20 ऑडिट कर सकते हैं। इसमें सबसे छोटी 1% कंपनी, उससे बड़ी स्मॉल कंपनी, उससे बड़ी डॉर्मेंट कंपनी, उससे बड़ी प्राइवेट कंपनी जहां पे पेड अप कैपिटल 100 करोड़ उससे ज्यादा हो, चारों कंपनी एग्जेम्प्ट है। अगर हम बात करते हैं लिमिट के, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कोई सीए 0, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में 0, अगर मल्टीपल, अगर पार्टनर्स बहुत सारे तो 20 इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स है, लेकिन कोई फायदा नहीं, एक की लिमिट दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता, दोनों की लिमिट 20-20 ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर मल्टीपल फर्म से पार्टनर तो सब फर्म्स मिलाकर 20 के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड है। एलएलपी इज द ओनली एक्सेप्शन। फ्रॉड, अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर फ्रॉड तो 10 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये अदर डिस्क्वालिफिकेशन है, अदर देन सेक्शन 141 के अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं वो है कार रिलीज प्लान, कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है, कार रिलीज प्लान यूनानिमसली ऑन मिल्टिंग एज, थोड़ा सा इमेजिन करो, कार रिलीज, कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता, रिलेटिव के पास में 20% और मोर है तो ऑडिट नहीं कर सकते, पार्टनर के पास में, फर्म के पास 20% मोर है, ये कुछ काम का नहीं, क्योंकि एक शेयर भी रहा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीए एक्ट में लेकिन लिखा हुआ है, अनसाउंड माइंड का बंदा है ऑडिट नहीं कर सकता, मेंबरशिप से निकाल दिया ऑडिट नहीं कर सकता, इनसॉल्ड बंदा ऑडिट नहीं कर सकता, लिक्विडेटर ऑडिट नहीं कर सकता। सीए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद में 2 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते। जनरली मैं बोल रहा हूं, कंपनी ऑडिट में, टैक्स ऑडिट में, जीएसटी, कंपनी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर तीनों एक ही होते हैं। जीएसटी ऑडिटर तो निकल चुका है। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता, टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, अकाउंटिंग का काम भी नहीं कर सकता। अब सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन थे। अब अपॉइंटमेंट को लेकर बात करते हैं। पहला बंदा जल्द से जल्द आना चाहिए। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को हम ओजीसी बोलेंगे। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, जल्द से जल्द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 दिनों के अंदर। वो नहीं कर पाएंगे तो शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, वो 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे ईजीएम में। गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा सीएजी को जाएगा राइट, 30 दिन के अंदर उनको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 30 दिन गलत है, यहां पे 60 डेज होना चाहिए, 60 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर वो 60 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना पड़ेगा। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए, शेयर होल्डर्स को बताओ 60 डेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ वही लोग बड़े शेयर होल्डर्स को थोड़ा कम टाइम दिया हुआ है उनको कंपैरेटिवली। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ऑडिट नहीं कर सकता, डेलीगेशन भी पॉसिबल नहीं, सिर्फ रेम्युनरेशन तय करना, डेलीगेट करना अलाउड है। एओए एमओए के थ्रू भी अपॉइंटमेंट हो नहीं सकता। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कौन आता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिलाकर 51% या मोर अगर पैसा लगा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर, आपकी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिलाकर, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। और उस ऐसी कंपनी की जो सब्सिडी होती है उसको भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। अगर डिफरेंशियल राइट वाले शेयर है तो पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, वोटिंग राइट्स देखने पड़ेंगे। सब्सिक्वेंट ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग। ओजीसी कंपनी में क्या होगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम में और वो अगले 5 एजीएम तक चलेंगे। पहले को 0 मानते तो अगले 5 बोलो, पहले को फर्स्ट मान तो 6 एजीएम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एजीएम नहीं होती है तो कोई चिंता बात नहीं। सपोज 4 साल हो गए तो 1 साल बाकी तक, एजीएम नहीं हुई 3 साल, तो क्या होगा? ठीक है, 3 साल की एजीएम कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी वो एजीएम करेंगे पूरा एजीएम एक एक करके बैकलॉग निपटाना पड़ेगा। जब भी वो आखिरी वाली एजीएम होगी, ठीक है, उसका ऑडिट तो वही करेगा, टेन्योर खत्म हो जाएगा। उसको फिर से अपॉइंट किया तो अगले 2 साल का ऑडिट वही करेगा। किसी और को अपॉइंट किया तो वो करेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा? 180 दिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर बंदे को अपॉइंट करेगा, सीएनएजी अपॉइंट करेगा 180 दिन के अंदर, वो 1 साल तक चलेगा। कैजुअल वैकेंसी में क्या होगा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 दिनों के अंदर। अगर रेजिग्नेशन है तो वो लोग प्रपोजल देते हैं अपॉइंटमेंट में कि इनको अपॉइंट करना चाहिए। फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स को करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। आपके गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा? सीएनएजी करेंगे 30 दिनों के अंदर। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे 30 दिनों के अंदर। कैजुअल वैकेंसी मतलब प्रॉपर अपॉइंटमेंट के बाद जो वैकेंसी आती है उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। स्पेशल केस, इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट अगर होता है, वॉइड एब इनिशियो, तो उसको कैजुअल वैकेंसी मत बोलना, अथॉरिटीज को पूछना पड़ेगा ऐसे इसमें क्या करें। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, अगर
ऑडिटर, अगर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते आप एजीएम में, तो एग्जिस्टिंग बंदे का रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। गलत अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा बोला हुआ है। रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा किसका, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है प्रोवाइडेड बंदा डिस्क्वालिफाइड ना हो, प्रोवाइडेड उसने अनविलिंगनेस इन राइटिंग दिया ना हो, प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं उसके अगेंस्ट कि इसको अपॉइंट नहीं करेंगे या फिर इसके बदले किसी और को अपॉइंट करने वाले हैं। ऑडिट कमेटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपॉइंटमेंट में। सेक्शन 177 बोलता है कि लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, उसके ऊपर गया तो बनाना पड़ेगा। अगर आपके बोरिंग्स डिपॉजिट्स पब्लिक अगर 50 करोड़ के ऊपर गए तो करना पड़ेगा। टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ है, उसके ऊपर गए तो बनना पड़ेगा। बहुत लॉजिकल लिमिट्स है। एग्जेम्पशन है, होल्डी ऑन सब्सिडरी हम समझा, हमारी ऑडिट कमेटी समझा लेंगे, उनको ऑडिट कमेटी बनाने का नहीं है। जेवी को ऑडिट कमेटी बनाने का नहीं है। डॉर्मेंट कंपनी में काम ही नहीं होता है, बनाने का नहीं है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, बहुत सिंपल, सिलेक्शन ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे। क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी सुटेबिलिटी देखना पड़ेगा, कितने मिसकंडक्ट गलत काम के ऑर्डर पास हो चुके हैं, कितने केसेस पेंडिंग है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। ऑडिट कमेटी नाम रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम रिकमेंड करेंगे शेयर होल्डर्स को। अगर शेयर होल्डर डिसएग्री करते हैं तो वापस नाम को पीछे भेजेंगे। ऑडिट कमेटी नया नाम भेज सकती है, उनके पास ऑप्शन है। अगर नहीं भेजते तो डेडलॉक है। लॉ बोलता है ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चलेगी, वो अपना नाम आगे कर देंगे। अगर किसी कंपनी में, ठीक है, ऑडिट कमेटी नहीं सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो नाम बताएंगे शेयर होल्डर्स को। अब सिलेक्शन रिकमेंडेशन हो गया, उसके बाद में उससे कंसेंट लेना पड़ता है, लिख कर दे यू आर रेडी टू गेट अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कंसेंट देने से पहले पुराने बंदे से बात कर लेता, भाई तेरे कोई इशू तो नहीं है, मैं हाँ बोल दूं तो सर्टिफिकेट में लिख कर देगा मैं क्वालिफाइड हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे पास में सीलिंग लिमिट है और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है मिसकंडक्ट की वो ट्रू एंड करेक्ट है। स्टेप नंबर 3, एजीएम में रेजोल्यूशन पास होगा, बंदे का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के बाद में 15 दिन के अंदर एडीटी 1 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑडिटर केस में ऐसा होता नहीं है। सेक्शन 132 रोटेशन के बारे में बात करता है। सभी लिस्टेड कंपनी में और प्रिस्क्राइब कंपनीज में कौन आता है, पब्लिक कंपनी। यहां पे देखो 10 करोड़ और मोर, ठीक है, एंट्री किसकी होगी, प्राइवेट कंपनी, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर। आपके बोरिंग की लिमिट दोनों के लिए सेम है, 50 करोड़ और मोर, और टर्नओवर का पॉइंट चला गया। प्राइवेट कंपनी की एंट्री होगी, टर्नओवर का पॉइंट चला गया। 1% स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, इनको कभी भी रोटेशन नहीं लगेगा। ठीक है, रोटेशन कब लगता है, इंडिविजुअल का टेन्योर 5 साल हो गया, मल्टी और फर्म का टेन्योर अगर 2 टर्म हो गए उसके बाद लगता है, कूलिंग पीरियड 5 साल का रहेगा। अब आपने रोटेशन में पढ़ा होगा ब्रेक। ब्रेक मतलब होता क्या है, जब ऑडिटर अपना ऑफिस छोड़ देता है उसको हम लोग बोलते ब्रेक। किसी भी रीजन से अगर ऑडिटर अपना ऑफिस छोड़ता है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, रिमूवल की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसकी जो 5 एजीएम की पूरी टर्म है वो खत्म हो चुकी है। अगर इंडिविजुअल बंदा है तो उसकी एक टर्म खत्म हो गई है, उसको इमीडिएटली कूलिंग पीरियड लग जाएगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर उसकी सेकंड टर्म थी तो सेकंड टर्म खत्म हो गई, कूलिंग लग जाएगा। हाँ, पहली टर्म थी तो चलता रहेगा। फिर आगे बोला अगर ब्रेक 5 साल का होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका कूलिंग पीरियड खत्म हो चुका है। अरे भाई 5 साल तक अगर ब्रेक में थे आप, तो मतलब आपने 5 साल का कूलिंग पीरियड सर्व कर लिया, उसके बाद आके आप काम कर सकते हो। अब हमारा बंदा आता है दिल्ली, बोलते हैं वहां पे कॉमन पार्टनर फर्म है, उसका मैं फायदा उठाता हूं। जोरदार तमाचा, कॉमन पार्टनर फर्म इज इन एलिजिबल, और आपको कॉमन पार्टनर सिचुएशन देखनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर अपना बंदा आता है कोलकाता, वहां पे मैं नई फर्म बनाऊंगा, नई फर्म में ज्वाइन करूंगा, वो भी इन एलिजिबल हो जाएगी, उसको भी 5 साल कूलिंग लग जाएगा। फिर अपना बंदा जाए चेन्नई, नेटवर्क के अंदर जितनी सीए फर्म आती है सबको सब इन एलिजिबल हो जाएगी। फिर अपना बंदा जाता बेंगलुरु जाएगा। अगर गैप आता है, किसी भी रीजन की वजह से अगर गैप आता है और ये गैप 5 साल या उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, नहीं बंदा बोलता है गैप लेता हूं मैं, अगर गैप लूंगा तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। अरे लेकिन रूल ने क्या बोला, अगर गैप 5 साल या उससे ज्यादा तो उसको गैप काउंट करेंगे, उससे कम है तो गैप काउंट नहीं होगा, उसको कॉन्जिक्यूटिव मानेंगे, मतलब वो फायदा भी नहीं उठा सकता। फिर बंदा आता है मुंबई, बोलता है लॉ अभी अभी आया, यहां से मुझे 10 साल तो नहीं, लॉ आने के पहले के जो साल थे वो भी पूरे काउंट होंगे। हाँ, ट्रांजिशन मिला 3 साल का, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंजॉय कर लो। फिर इसके अलावा फिर बंदा आता है जयपुर, अगर कंपनी चाहे तो वॉलंटरीली, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करके इंटरनल पार्टनर का रोटेशन लगा सकते हैं, फर्म वही रहेगी, लेकिन वो बोल सकते हैं हर साल सीए पार्टनर चेंज होगा, हर 2 साल में चेंज होगा, जैसा वो चाहे। फिर बंदा गया जम्मू, जॉइंट ऑडिटर को इस तरीके से अपॉइंट करो कि सारे ऑडिटर एक साथ रोटेट ना हो, एक एक करके रोटेट हो, ताकि एकदम केओस ना हो। फिर रिमूवल रेजिग्नेशन, रिमूवल बिफोर एजीएम एंड एट एजीएम। बिफोर एजीएम 4 स्टेप प्रोसेस है,
पहले सामने वाले को सीएचआर ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रेजोल्यूशन पास करेंगे 30 दिन के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि भाई साहब फॉर्म 82 में कि रिमूवल करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टडी करेगा और अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के बाद में 60 दिनों के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 4 स्टेप का प्रोसेस। अगर रिमूवल करना है एट एजीएम तो 5 स्टेप का प्रोसेस। सबसे पहले शेयर होल्डर्स को स्पेशल नोटिस भेजनी पड़ेगी। कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजने के लिए कम से कम 1% वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर्स या जिनके पास में पेड अप कैपिटल 5 लाख वो होने चाहिए। कम से कम 14 दिन पहले भेजना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले। और अगर रोटेशन लगता है तो स्पेशल नोटिस और उसके आगे कोई भी स्टेप लगने वाली नहीं है, क्योंकि लॉ ने ही बोल दिया कि भाई साहब अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। जैसे ही स्पेशल नोटिस मिलेगी कंपनी को, कंपनी उसकी कॉपी भेजेगी ऑडिटर को कि भाई आपको निकालने का स्पेशल नोटिस है। फिर ऑडिटर अपने बचाव में लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन भेजेगा, लेकिन उसमें नीडलेस पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी कंप्लेंट किया एनसीएलटी को और एनसीएलटी को लगा कि नीडलेस पब्लिसिटी और डिफेमेशन है कंपनी का, तो वो सर्कुलेशन को रोक देंगे। स्टेप नंबर 4, कंपनी के लोग क्या करेंगे, दोनों डॉक्यूमेंट को लेंगे। निकालने के लिए स्पेशल नोटिस आया, बचाने के लिए लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन आया, दोनों मिलाकर 7 दिन पहले सभी शेयर होल्डर्स को भेज दो। शेयर होल्डर उसको पढ़ लेंगे। अगर सर्कुलेशन नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, कंपनी गलती ऑडिटर की गलती है, तो कोई बात नहीं, उसकी एक कॉपी आप आरओसी को भेजो एंड इट विल बी रेड एट द एजीएम। एजीएम में सब लोग मिलेंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद में रेजोल्यूशन पास अगर हो गया तो बंदे का रिमूवल हो जाएगा। आप रेजोल्यूशन किसी भी नाम से प्रपोज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई रिटायरिंग बंदे का रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा या फिर हम किसी और बंदे को अपॉइंट करें, दोनों का मतलब एक ही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी ज्वाइंट ऑर्डर रीअपॉइंट नहीं हो रहा है उसको भी यही प्रोसेस लगेगी। रेजिग्नेशन की बात करते हैं, बंदा कभी भी किसी भी वक्त रिजाइन कर सकता है। कंपनी, आरओसी और अगर गवर्नमेंट कंपनी, सीएजी, इन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर्म 83 में 30 दिनों के अंदर। नहीं करोगे तो 50,000 या रेम्युनरेशन विच इज लोअर की पेनल्टी लग जाएगी। इसके बाद 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जाएगी। रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल खुद या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन भेज सकता है या फिर कोई भी कंसर्न पर्सन ट्रिब्यूनल को दे सकता है एप्लीकेशन कि भाई ऑडिटर ने फ्रॉड किया है या फिर उसने कोल्यूजन के लिए मिलकर फ्रॉड किया है या फिर उसने बढ़ावा दिया है। तो सबसे ऑर्डर पास होगा, ऑडिटर को चेंज कर दिया जाए। 5 साल के लिए वो अपॉइंट नहीं हो सकता, एग्जिस्टिंग असाइनमेंट चलेंगे, 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता और 447 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया बोला था तो 15 दिन के अंदर डिसीजन सुना देना चाहिए और अगला ऑडिटर अपॉइंट करने का पावर उनको दे सकते हैं। 447 की पनिशमेंट मतलब क्या होती है, एक लिमिट सेट कर दी है 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इंप्रिजनमेंट है 6 महीने से 10 साल। पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो ये हो जाता है 3 साल, 3 से 10 साल मिनिमम बढ़ जाता है। फाइन कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ फ्रॉड या 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर लिमिट से कम है, पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, तो जबरदस्त सब कम हो जाता है। आपका जो इंप्रिजनमेंट है नील से 5 साल हो जाएगा और आपकी पेनाल्टी नील से 50 लाख रुपए तक हो जाएगी। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, ऐसे रेयर चांसेस है, साइलेंट है, ऐसे केस में हम बोलते हैं भाई साइलेंट है तो वापस पुरानी फाइन चलती रहेगी। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है तो पुराने फाइन पे चलिए, रिडक्शन मिलने वाला नहीं है। रेमुनरेशन सेक्शन 142 में शेयर होल्डर्स तय करेंगे रेमुनरेशन। हाँ, वो ये डेलीगेट कर सकते हैं पावर, तय कर सकते हैं कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा। एक ही एक्सेप्शन है, फर्स्ट ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वहां पे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये एकमात्र एक्सेप्शन है। राइट्स ऑफ ऑडिटर सेक्शन 143 में पावर्स और ड्यूटी है। क्या राइट या पावर है, अ गर्ल हैज पावर एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, कभी भी बिजनेस आवर्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सब्सिडियरी एसोसिएट के डॉक्यूमेंट जो कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, जनरल मीटिंग अटेंड करने का पावर है, हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लेने का पावर है एम्प्लॉइज से। ठीक है, राइट्स, आपके रिपोर्ट साइन करने का पावर है। और लीन, ये हमने 230 में डिस्कस किया हुआ है। अब ड्यूटीज क्या है, सेक्शन 143(1) में इंक्वायरी करेंगे, अगर निगेटिव मिला तो ही रिपोर्टिंग करेंगे। 6 बातों की इंक्वायरी। सबसे ज्यादा पैसा कहा था, इशू ऑफ शेयर्स है, भाई पैसा मिला ना और उसकी अकाउंटिंग बराबर हुई ना। आने के बाद अनशन क्या बात है, सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस, भैया सिक्योरिटी एडिक्वेट है ना, टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल तो नहीं है। और क्या करते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, भाई पीएनएल में तो डेबिट नहीं कर दिए, फिर क्या करते हैं, शेयर डिबेंचर को बिलो कॉस्ट बेच जाते, खा जाते। ऐसा किया तो फिर देखना, लेकिन किसको एप्लीकेबल नहीं, बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। क्या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है विच आर मियरली प्रेजेंटेड बाय बुक एंट्री, सिर्फ बुक एंट्री, सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब फेक ट्रांजैक्शन है क्या। क्या इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस गिवन को एज ए डिपॉजिट दिया है क्या, एज ए डिपॉजिट गिवन दिखाया, ऐसे बेवकूफ बना रहे, डिपॉजिट गिवन दिखा दिखाकर वो रिपोर्ट करना पड़ेगा।
143 के अंदर जिम्मेदारी बनती है कि जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में पेश होंगे उन सबके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी ऑडिटर को और बताना पड़ेगा टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। चलिए, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि हम कुछ आपको ऐसे मैटर्स बता रहे हैं जो आपको ऑडिट रिपोर्ट में लिखने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, निगेटिव है तो निगेटिव लिखो। हाँ, इसको छोड़ सकते हो अगर एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे एक पॉइंट है ब्रांच ऑडिट पे, अगर वो एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने जो क्लास में शॉर्टकट देखा था उससे थोड़ा हटके है, अलग है, वहां पे हमने स्टोरी फॉर्म में देखा था। ठीक है, चलिए, पहले तो ऑडिटर को बताना है क्या उसने he has obtained all the information explanation which is required to frame opinion। उसने सारी जानकारी ऑब्टेन की है क्या जो जरूरी होती है एक ओपिनियन फ्रेम करने के लिए। वो बता देगा हाँ तो हाँ, ना तो ना, कहीं पे नहीं ले पाया तो वो भी बता दो। फिर उसने ब्रांच ऑडिटर से ब्रांच की रिपोर्ट रिसीव की ना, उसको अच्छे से पढ़ा ना, उसको कंसिडर करके उसने अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट बनाई ना। तो बहुत सिंपल बात है, ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले क्या उसने पूरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर ली और क्या ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट भी उसने पढ़कर कंसिडर कर ली। ठीक है, बाकी पॉइंट्स एक सीक्वेंस में देखो, ये 2 पॉइंट हो गए एकदम कनेक्टेड कि रिपोर्ट बनाने से पहले ये 2 इंफॉर्मेशन ले लो, बाकी एकदम कनेक्टेड है। कंपनी को चलाने वाले लोग कौन? डायरेक्टर्स। तो क्या डायरेक्टर्स में कोई ऐसा साल भर में क्या कोई ऐसा बंदा डायरेक्टर था क्या जो डिस्क्वालीफाई हुआ अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2? फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं 164(2) में, और जैसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो सभी कंपनियों से बाहर हो जाते। तो हमको बताना है साल भर में ऐसा कोई डायरेक्टर था क्या हु वाज डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। 164(2) में डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर लगातार 3 साल या उससे ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, या फिर 1 साल या उससे ज्यादा हो गया आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करके डिविडेंड पे नहीं कर रहे, डिक्लेयर करके पे नहीं कर रहे, या फिर डिबेंचर होल्डर्स को डिपॉजिटर्स को रीपे नहीं कर रहे, उनका इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, इतनी बुरी हालत है तो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो कोई ऐसा था क्या वो बताना। अब डायरेक्टर लोग क्या बनाते? सिस्टम। क्या कंपनी ने एक बढ़िया एडिक्वेट चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम जो कि पूरा डील करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विच इंश्योर्स कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बराबर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बने, क्या एक अच्छी एडिक्वेट रिलायबल सिस्टम कंपनी के अंदर है अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? इसके ऊपर कमेंट करना पड़ता है, एक सेपरेट रिपोर्ट बनाकर एनेक्चर में डालनी पड़ती है। लेकिन ये रिपोर्टिंग नहीं लगेगी किसको? 1 पर्सन कंपनी को, 1 पर्सन फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज को नहीं लगेगी, उसमें 1 पर्सन कंपनी को नहीं लगता, स्मॉल कंपनी को नहीं लगता, ये हो गया। और जो प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर किसको नहीं लगेगा? टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़, एग्रीगेट बोरिंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी को लेस देन 25 करोड़। देखो आधी आधी कर दी लिमिट, जनरली लिमिट 100 करोड़ और 50 करोड़ होती है, टर्नओवर वाइज भी 50 करोड़ से कम है, बोरिंग वाइज भी 25 करोड़ से कम है, दोनों कंडीशन फुलफिल है एंड एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है अपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में। सेक्शन 92 के अंदर एनुअल रिटर्न, 137 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर फाइल नहीं करोगे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं है। तो 3 तरह की प्राइवेट कंपनीज को एग्जेम्पशन है, ओपीसी, स्मॉल, और ये 2 लिमिट के नीचे अगर है आपकी चीजें तो पहले सबसे बड़े लोग डायरेक्टर्स पे कमेंट करना है, वो लोग सिस्टम बनाते हैं उस पे कमेंट करना है। वो सिस्टम है किसके लिए? फिर बुक्स, क्या जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स और रिटर्न्स कंपनी मेंटेन कर रही है? आर दे मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स? अच्छा, अब ये जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, क्या इसका डेटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे डेटा वेदर इट अग्रीज विथ ईच अदर?
क्या ये अग्री करता है क्या एक में एक से? देखो सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्री कर रहे हैं, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं इसका इसकी पूरी अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज, इज इट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 133? तो रिपोर्ट बनाने से पहले दो चीजें आपने कर ली ना, और रिपोर्ट के अंदर ये बातें, ये ठीक है, और उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन ये बातें, ये सभी बातों को लिखना मैंडेटरी है अनलेस नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा आप एक काम करिए, आपके ऑडिट रिपोर्ट के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आप ओपिनियन देते हो, ये पढ़ते भी हम 700 में, दूसरे पार्ट में आप लॉ के हिसाब से बातें करते हो। पहले पार्ट को पढ़िए, वहां पे अगर कोई भी क्वालिफिकेशन, एडवर्स कमेंट, कोई भी कमेंट, उसको अच्छे से पढ़िए और सोचिए, इज इट हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी? क्या इसको पढ़कर ऐसे लग रहा है कि कंपनी लॉसेस में है, या लॉस हो चुकी है, लॉस होने वाले हैं? अगर कोई लॉस वाला पॉइंट तो आप लिखिए यस, यस। एक ऐसा मॉडिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, एडवर्स, एक ऐसा कमेंट है जो बताता है कि कंपनी को लॉस हुआ है या लॉस होने वाला है, तो आप बताइए यस देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। फिर से जो क्वालिफिकेशन है, एडवर्स कमेंट है, उसको पढ़ो, क्या वो दिखाता है देयर इज अ प्रॉब्लम विद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो लिखो यस देयर इज अ प्रॉब्लम विद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी ने, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने इन्वेंट्री को बराबर, ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री को राइट डाउन नहीं किया, मतलब लॉस वाला पॉइंट है। बोलो एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। गोइंग कंसर्न खतरे में है, फिर भी एसेट, गोइंग कंसर्न खत्म हो चुका है, फिर भी एसेट लायबिलिटी को रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं लाया, बोलो एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। आखिरी के महीने में परचेस की एंट्री पर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिर लिखा है 143(3) में कि अगर और भी कुछ लिखना चाहते तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल में लिख सकता है, तो रूल 11 है। तो रूल 11 है कि इसके अलावा और क्या लिखना पड़ेगा, लफड़े वाली चीजें लिखनी पड़ेगी, ऐसा शॉर्टकट है। एल स्टैंड फॉर लिटिगेशन, क्या कंपनी के अगेंस्ट जितने भी पेंडिंग लिटिगेशंस और केसेस है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर किया है क्या? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज मोर देन 50%, बराबर प्रोविजन बनाया क्या? अदर केसेस में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बराबर बताई क्या नोट्स टू अकाउंट्स में? अगर हम बातें करते हैं, ठीक है, लॉसेस की, क्या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए हैं जिसके इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने प्रॉपर प्रोविजन बनाया है? क्या लिटिगेशंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बराबर है, उस पर कमेंट करना है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर उनको लॉसेस है तो उसका प्रोविजन बराबर बनाया ना, उस पर कमेंट करना है। फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर कंपनी अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए। ऑडिट ट्रेल दिखनी चाहिए। ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, मतलब एडिट हिस्ट्री, किसने एंट्री पास की, कब एडिट की, कब चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए, सब दिखना चाहिए, पूरा एडिट हिस्ट्री दिखना चाहिए। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा एडिट लॉग दिखना चाहिए, कब कब क्या क्या चेंजेस हुए। और ये फीचर्स फिर कमेंट करना है, ऐसे फीचर्स है क्या साल भर ये बराबर फीचर्स चल रहे थे क्या? इट शुड नॉट बी टैंपर नहीं होना चाहिए लॉग कहीं पर भी, ट्रेल कहीं पर भी, एंड इट शुड बी प्रिजर्व फॉर द नंबर ऑफ ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल के लिए मेंटेन होता है, ये भी 8 साल के लिए। 1 अप्रैल 2022 से ये लग रहा है और बहुत मजा आने वाला है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं लफड़ा, एफ स्टैंड फॉर फंड्स। मैनेजमेंट को ये हम लोग ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देख के आए। कंपनियों खुद बताना है क्या उन्होंने उनका पैसा किसी इंटरमीडियरी एंटिटी को दिया है ताकि किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पेमेंट हो सके? क्या उन्होंने अपना पैसा किसी के थ्रू अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पहुंचाया है, या फिर उन्होंने किसी से पैसा लिया है और वो किसी को पहुंचा रहे हैं? मतलब दो बातें कमेंट करनी पड़ती, क्या अपना पैसा तुम डाइवर्ट कर रहे हो या किसी और का पैसा डाइवर्ट करने में मदद कर रहे हो, वेदर फंड्स गिवन और फंड्स रिसीव्ड। इसके बारे में नोट्स टू अकाउंट्स पे देना पड़ता है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताए अपना पैसा इंटरमीडियरी एंटिटी के थ्रू कहीं पर पहुंचाया है क्या,
और दूसरा, दूसरों का पैसा लेकर इंटरमीडियरी बनकर किसी और को पहुंचा रहे हो क्या? साथ में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर देना ऑडिटर को कि हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल सच है, रिलायबल है, आप उस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। तो दो चीजें करना है उनको, पहला नोट्स टू अकाउंट्स में देना भी है और ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है। ऑडिटर को रीजनेबल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अगर गलतियां मिली तो बोलो कि यार ये तो नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्क्लोजर गलत है, ये बातें गलत दी हुई है। गलतियां अगर नहीं मिली तो ऐसा एकदम डिप्लोमेटिक कमेंट करना है, वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनीथिंग विच सजेस्ट दैट देर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन जिसको देखकर ऐसा लगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ट्रू एंड फेयर नहीं बोलते हम, निगेटिव तरीके से कमेंट कर रहे, डिप्लोमेटिक। कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर ऐसा लगे कि गलती हो सकती है, ऐसा कमेंट करना है। ये डिस्क्लोजर होता क्या है नोट्स टू अकाउंट्स में? क्या कंपनी ने साल भर में पैसे दिए एज ए एडवांस, एज ए लोन, एज ए इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा हो, शेयर्स का पैसा, डिबेंचर्स का पैसा, बोर का पैसा, किसी इंटरमीडियरी को, वो पर्सन, एंटिटी, फॉरेन एंटिटी हो सकती है, जिसको इंस्ट्रक्शन है कि ये पैसा किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को देना है। अगर ऐसा किया है तो बताना पड़ता है डेट एंड अमाउंट, कंपनी ने कब कब कितने कितने पैसे किसको दिए और आगे उन्होंने वो पैसे कब कब किसको अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दिए, ऐसा पूरा डिटेल देना पड़ेगा। और ये सब करते वक्त कंपनीज एक्ट, फेमा एक्ट, पीएमएलए एक्ट, इन सब का कंप्लायंस है ना, वही बताना पड़ता है। फंड रिसीव, क्या किसी से पैसे लिए हैं और एज ए इंटरमीडियरी और किसी और को ट्रांसफर किए, ये भी डिटेल देने पड़ते हैं। फिर फंड ट्रांसफर की बात करते हैं, क्या साल भर में कोई डीले है क्या इन ट्रांसफरिंग फंड्स टू आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। फिर कंपनी ने डिविडेंड बराबर पे किया गया एज पर सेक्शन 123, लफड़ा वो करके शॉर्टकट हो गया। अगर मैं बात करूं तो ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, फंड्स की बातें। फंड वाला जो पॉइंट है वो सॉफ्टवेयर वाला जो है वो एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2022 से, और जो फंड वाला है देखो यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, स्टार मार्क किया है, दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। डिविडेंड वाला पॉइंट भी 2021 से एप्लीकेबल है। कंपनी को लेकर अपॉइंट करने का पावर सीएनएजी के पास में है, डायरेक्शन देने का पावर सीएनएजी के पास में, रिपोर्ट भी उनको सबमिट होती है, रिपोर्ट में बताते हैं कि एक्शन टेकन क्या लिया है। अगर सीएनएजी को मजा नहीं आया तो वो लोग सप्लीमेंट कर सकते हैं, वो लोग कमेंट कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे, मजा नहीं आया तो सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उनको और ही लगा तो सप्लीमेंट्री ऑडिट अनाउंस कर सकते हैं। वही बंदा करेगा जिससे वो करवाना चाहते हैं, जैसे वो करवाना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि दूसरों की बस की बात नहीं, खुद ऑडिट करना है, तो वो टेस्ट ऑडिट करेंगे। अगर वो टेस्ट ऑडिट करते तो उनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होगी। अगर मैं ब्रांच ऑडिट की बात करता हूं, ब्रांच मतलब क्या, कोई भी ऐसी जगह जिसको ब्रांच बोला गया वो ब्रांच है। लेटर हेड पे, विजिटिंग कार्ड के ऊपर कौन बन सकता है ब्रांच ऑडिटर? अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ध्यान देना, अगर लोकल ब्रांच है तो भाई जो कंपनी का ऑडिटर है उससे करवा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अगर फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी के बंदे से करवा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो फॉरेन लॉ के हिसाब से ऑडिट कर सकता है। कौन अपॉइंट करता है? जैसे अपॉइंटमेंट होता है नॉर्मल ऑडिटर के, वैसे अपॉइंटमेंट होगा ब्रांच ऑडिटर का। अगर पावर्स एंड ड्यूटीज एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ब्रांच ऑडिटर है तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको नहीं, सॉरी, अगर ब्रांच ऑडिटर है तो ऑडिट रिपोर्ट में आपको ओएमपी डालना पड़ेगा, 706, 705 नहीं 706 ओएमपी डालना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि इतने ब्रांचेस का ऑडिट मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। या तो उसका अमाउंट बताओ, टोटल कितना प्रॉफिट या है, फिर परसेंटेज भी बता सकते हैं। 149 के हिसाब से सभी ऑडिटर्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि सबको अपना ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अप्रूव कैसे होंगे? आईसीआई बनाएगा, एनएफआरए को भेजेगा, एनएफआरए रेकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो फाइनली अप्रूव करेंगे। ऑडिटर की जिम्मेदारी है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना, जहां जहां पे सर्टिफिकेट बोले वो सारे सर्टिफिकेट को साइन करना। दूसरी बात, जब भी वो कोई निगेटिव बात, ऑब्जर्वेशन, कमेंट डालेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो उसको रीड किया जाएगा एजीएम में एंड ओपन रहेगा फॉर इंस्पेक्शन। उसने निगेटिव बात बोली तो उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। तभी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो नोटिस भेजेगी जनरल मीटिंग के ऑडिटर को, ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी वो अटेंड करेगा। हाँ, खुद अटेंड नहीं करके वो किसी प्रॉक्सी को भेज सकता है जो उसके से क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। कंपनी चाहे तो उसको एग्जाम भी कर सकती है, और उसको राइट टू बी हर्ड रहेगा। अगर उसको कोई बात बोलनी है, अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचानी है, ही कैन स्पीक टू शेयर होल्डर्स। पेनाल्टीज की बात करते हैं, 139 से 146 में कुछ भी गलती होती है तो कंपनी के ऊपर फाइन है 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर के ऊपर फाइन है 10,000 से 1 लाख। पहले जेल जाना पड़ता, वो जाना नहीं पड़ेगा। ऑडिटर के ऊपर फाइन है 25,000 से, अच्छा यहाँ पे अमेंडमेंट है सिर्फ 3 सेक्शन, 139, 144, 145।
एक पहले एकदम पहला वाला है, फिर बीच में के दो 144 145, 25,000 का मिनिमम फाइन है, 5 लाख या 4 गुना ऑफ ऑडिट फीस विच इज लोअर। अगर जानबूझ के किया है तो फाइन जबरदस्त बढ़ जाता है, 1 लाख या 25 लाख 8 टाइम्स ऑडिट फीस विच इज लोअर। इम्प्रिजनमेंट, ऑडिटर को इम्प्रिजनमेंट है, और साथ में हो सकता है कि रेम्युनरेशन रिफंड करना पड़े, और जो भी डैमेजेस फेस किए लोगों ने गलत रिपोर्ट पढ़ने से, जो भी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, शेयर होल्डर हो, क्रेडिटर हो, मेंबर हो, उन सबको डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जो पैसे है वो जॉइंट एंड सेवरल है, जो जेल में जाना है वो सिर्फ इंडिविजुअल बंदे की रहेगी जिसने गलत काम किया। कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट की बात अगर हम लोग करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। पिछले साल का टर्नओवर 35 करोड़ या ज्यादा हो गया, और अगर आपके कंपनी में ए कैटेगरी, ए लिस्ट रेगुलेटेड सेक्टर या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कोई भी प्रोडक्ट हो, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे सिर्फ वो सेक्टर के प्रोडक्ट्स के लिए। कॉस्ट ऑडिट करना है, अगर रेगुलेटेड सेक्टर में लिमिट है ओवरऑल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा, और इंडिविजुअल जो सेक्टर है उसकी लिमिट है 25 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर नॉन रेगुलेटेड है तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा की लिमिट है, और सेक्टर वाइज लिमिट है 35 करोड़ या उससे ज्यादा। सब जगह प्रीसीडिंग ईयर हमको देखना है। सेट पीडीएफ, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, पेट्रोलियम, ड्रग्स, फर्टिलाइजर, ये आपके रेगुलेटेड में जाते हैं। एग्जाम्पशन है कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड से, कॉस्ट ऑडिट वर्ड निकाल दो, कॉस्ट रिकॉर्ड से एग्जाम्पशन है। फॉरेन कंपनी जो लियाजनिंग काम कर रही कम्युनिकेशन का, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। माइक्रो और स्मॉल को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो स्मॉल को एग्जाम्पशन है। कॉस्ट ऑडिट का एग्जाम्पशन किसको है? अगर आपका रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज में 75% से ज्यादा है तो आपको एग्जाम्पशन। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, फिर आप एग्जाम्पशन है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लान करें, वो भी कैप्टिव, कैप्टिव मतलब क्या? जो अपना ओनर ही है, जो बंदा कंज्यूम कर रहा है, वही उसके पास ही 26% या मोर ओनरशिप है, वही 51% या ज्यादा कंज्यूम करता है, खुद के लिए प्लांट बनाया है, तो उसमें कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। कौन कर सकता है? सीडब्ल्यू कर सकता है, उसकी भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है। आप कंपनी के ऑडिटर से नहीं करा सकते, ये अलग ऑडिट है। अपॉइंटमेंट के पहले उससे कंसेंट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कंसेंट और सर्टिफिकेट कॉपी पेस्ट वही है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लेते हैं। अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं 180 दिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे अपॉइंटमेंट हो जाएगा, कंपनी को यह बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं फॉर्म CRA 1 में, और अपॉइंटमेंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा CRA 2 में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन किसी भी हालत में 180 डेज क्रॉस नहीं होने चाहिए। 30 डेज की लिमिट है, लेकिन 180 क्रॉस नहीं होना चाहिए, फिर बंदा काम करेगा। ठीक है, कंपनी के लोग कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, बिल्कुल बनाइए। बनाने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको साइन करेंगे, बंदा उसका ऑडिट करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिट रिपोर्ट बनती है फॉर्म CRA 3 में, 180 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट कर देनी है। फिर कंपनी के लोग 30 दिन के अंदर वो सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4 के अंदर। यहां पे 180 दिन क्रॉस करना ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट को लेकर है। अगर हम बात करते हैं रिमूवल और रिजिग्नेशन की, तो सारे रिमूवल रेजिग्नेशन सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, और अगला बंदा कौन लाएगा वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। कैजुअल वैकेंसी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय करेंगे। CRA 1 कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए, CRA 2 अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन, CRA 3 ऑडिट रिपोर्ट, CRA 4 ऑडिट रिपोर्ट का इंटीमेशन। चलिए, कंपनी अकाउंट्स और मिसलेनियस। देखिए, ऐसे तो ये बहुत ही ये जो चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, ये आप लॉ में पढ़ते होंगे। सेक्शन 128 और 138 हमारे लिए रेलेवेंट है, उतना ही हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 128 के 1 में क्या लिखा है? मैंडेटरी, सभी कंपनीज को मैंडेटरी है कि वो अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, ताकि उसके बेस पे अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। कहाँ मेंटेन करना है? सभी को रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है। जगह को बदल सकते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़े, इंडिया में होनी चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, 7 दिन के अंदर ROC को बताना पड़ेगा फॉर्म AOC 5 में। ठीक है, कौन से जो मेंटेन करना है, कौन से बुक्स? ऐसे बुक्स मेंटेन करना जिसको देखकर रिसीट पेमेंट, मतलब कैश बुक, बैंक बुक मेंटेन करना है। सेल्स बुक, परचेज बुक मेंटेन करना है। आखिरी में जो बचते हैं एसेट लायबिलिटी, वो दिखना चाहिए। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स इफ रिक्वायर्ड, इतनी चीजें तो दिखनी चाहिए। बुक्स प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब डेट करके छोड़, डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, एंड इट शुड एक्सप्लेन इफेक्ट्स बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। इसके बीच में का रिलेशन एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सप्लेन करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोकल सर्वर पे रख सकते हो आप, या क्लाउड पे भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए।
अगर ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है तो जो भी फॉर्मेट है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म जितनी इंफॉर्मेशन थी पूरी की पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट और अनअल्टर्ड होना चाहिए, एचओ ब्रांच दोनों का डाटा, और लेजिबल होना चाहिए। एक्सेस को लेकर बातें दी हुई है, इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम इंडिया, बैकअप सर्वर इंडिया में ही होना चाहिए और बैकअप रेगुलरली होना चाहिए। मेन सर्वर आप कहीं पर भी रखो, इट शुड बी एक्सेसिबल फॉर इंडिया, बैकअप वाला तो इंडिया में होना चाहिए। आरओसी को आपको एनुअल बेस पे बताना पड़ेगा, नेम अगर आप कोई स्टोरेज सर्विस ले रहे हो, नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, उसका आईपी एड्रेस, उसका क्लाउड एड्रेस, फिजिकल लोकेशन इफ एनी। ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में। नो डिलीशन, कोई भी डिलीशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कभी डिलीट नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। मतलब इसकी लाइफ इनफाइनाइट ईयर्स हो गई भाई साहब। फिर 128(2) में क्या लिखा हुआ है कि भाई ब्रांच के बुक्स दो लोकेशन पे आप रख सकते हो, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रख दो या फिर ब्रांच ऑफिस में रखो, लेकिन शर्त है कि प्रॉपर समराइज रिटर्न्स पीरियोडिकली आप हेड ऑफिस में भेजते रहो, दो जगह रख सकते हैं ब्रांच की बुक्स। फिर 128(3) में क्या लिखा है, ये जितने भी रिकॉर्ड्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से कोई दूसरी जगह पे रखे हैं, डायरेक्टर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट, सिर्फ डायरेक्टर, शेयर होल्डर नहीं, डायरेक्टर्स कभी भी किसी भी वक्त ड्यूरिंग बिजनेस आवर जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टेड। अगर इंडिया के बाहर बुक्स मेंटेन्ड है तो वहां से भाई साहब समराइज रिटर्न रेगुलर बेसिस पे आने चाहिए, जहां समराइज रिटर्न हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस में आने चाहिए, उसको हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टर्स कैन कॉल फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, 15 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन बुलानी पड़ेगी और डायरेक्टर को अवेलेबल करानी पड़ेगी। तो भैया इंडिया के अंदर है तो कभी भी जाके इंस्पेक्ट कर लो, बिजनेस इंडिया के बाहर है तो समराइज रिटर्न इंस्पेक्ट कर लो, और चाहिए इंफॉर्मेशन तो वो भी सही मंगवा देंगे आपको 15 दिन के अंदर। ये जो इंस्पेक्शन करने का राइट है डेलीगेट हो सकता है टू एनीवन, टू अटॉर्नी, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन फॉरेन ब्रांच का डेटा मंगवाने का जो राइट है वो डेलीगेट नहीं हो सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑफ सब्सिडरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन पास रेजोल्यूशन, बीओडी रेजोल्यूशन पास कर सकता है, किसी भी एक बंदे को ऑथराइज कर सकता है कि तुम जाकर सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख कर आओ। यस, मतलब होल्डिंग कंपनी कैन ऑथराइज तुम सब्सिडरी के बुक्स देखो, ये भी राइट है हमारे पास में। फिर कंपनी की जिम्मेदारी है कि पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करे जब भी डायरेक्टर्स ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए आए, या फिर सब भी सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के लिए कोई भी आए। बुक्स 8 साल के लिए मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो 8 साल से भी ज्यादा। अगर इसका कंप्लायंस नहीं हुआ तो 50,000 मिनिमम 5 लाख तक का फाइन है। किसको? जो बंदा इंचार्ज है, जो बंदा इंचार्ज है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी ने अगर किसी बंदे को इंचार्ज बनाया तो उसको लगेगी पेनल्टी। अगर ऐसा कोई इंचार्ज नहीं डिक्लेयर किया तो सीएफओ नहीं है तो डायरेक्टर, जो फाइनेंस इंचार्ज ऑफ फाइनेंस वो भी नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी ना किसी को तो पकड़ेंगे ये सीक्वेंस में। 138, हु कैन डू इंटरनल ऑडिट? चार्ट अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट या सच अदर प्रोफेशनल। ही मे बी इन प्रैक्टिस, ही मे नॉट बी इन प्रैक्टिस, ही मे बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द, पूरा स्कोप खोल दिया, बस इंटरनल ऑडिट कराओ। इतने 3 लोग दे दिए आपको, 3 तरह के लोग, सच अदर प्रोफेशनल तो डिफाइंड भी नहीं है, 3 तरह के लोग दे दिए, प्रैक्टिस में हो नहीं हो चलता है, एम्प्लॉय हो नहीं चलता है। उनका लीगल फॉर्म जैसा आप चाहो, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट किसको लगती है? लिस्टेड कंपनीज को लगती है। अनलिस्टेड कंपनीज को लगेगी, इट विल बी एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनी। पहले पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो गए, कोई भी एक कंडीशन पे फंसे तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या ज्यादा, ये सही है लिमिट। आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 200 करोड़ उससे ज्यादा, डबल हो गई, ये सब लिमिट्स बढ़ी हुई है, ठीक है। रेगुलर लिमिट जो ऑडिट कमेटी की लिमिट है उससे बढ़ी हुई है। डिपॉजिट 25 करोड़ उससे ज्यादा, पेड अप शेयर कैपिटल जो 10 करोड़ हुआ करता 50 करोड़ उससे ज्यादा, बोरिंग डबल 100 करोड़ उससे ज्यादा, टर्नओवर और डबल 200 करोड़ उससे ज्यादा। थोड़ा रहम दिल है इसके लिए ऐसा ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। भाई बड़ी कंपनी को लगा, प्राइवेट कंपनी अगर बात करें, यहां पे 4 अलग अलग लिमिट्स है, यहां पे सिर्फ 2 है, 100 करोड़ और 200 करोड़।
इनमें से एक भी चीज हुई तो फिर आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। डिपॉजिट एंड लोन टू बी सीन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, ठीक है, ये आपको देखना है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। भाई लोन और डिपॉजिट कभी भी, और बाकी चीजें पिछले साल की। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अपॉइंटमेंट और बंदा के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, कौन सी चीजें कवर करेगा, कैसे कवर करेगा, ये सारी चीजें कौन देखेगा? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि भाई साहब तू आएगा, कितनी बड़ी टीम लेके आएगा, कौन से एरिया कवर करेगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी, पीरियोडिसिटी क्या होगी, ये ऑडिट कमेटी, वो नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे। चलिए कार्य 2020 देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 से सबको एप्लीकेबल है, मतलब जब ये साल खत्म होगा ऑडिट रिपोर्ट्स बनेगी तो उसमें कार्य रिपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। सभी कंपनीज को एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। लेकिन फिर उन्होंने एग्जामेशन देना शुरू किया। आईबी कॉप्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कॉप्स, इंश्योरेंस कंपनी को एग्जामेशन है, बैंकिंग कंपनीज की रिपोर्ट को एग्जामेशन है, चैरिटी पर्पस सेक्शन 8 को एग्जामेशन है, 1% कंपनीज को। प्राइवेट कंपनी अगर 4 कंडीशन फुलफिल करेंगे हम देखेंगे। स्मॉल कंपनी अगर वो डेफिनेशन में आएंगे तो उनको इन सब के ऑडिट रिपोर्ट कारू नहीं लगेगा। एग्जामेशन है तो हम लोग टिक मारते हैं, नो एग्जामेशन तो क्रॉस करते हैं। कंसोलिडेटेड ये जो कारो बना है ये एक इंडिविजुअल कंपनी को ध्यान में रख के बना हुआ है, तो इंडिविजुअल कंपनी की रिपोर्ट को तो लगता ही है, इसलिए ब्रांचेस को भी लगता है, उनको कोई एग्जामेशन नहीं है। लेकिन एक ग्रुप को ध्यान में रख के नहीं बनाया हुआ है, तो आपके कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको कारो नहीं लगता। हाँ, एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 21, खास कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। केसेस इंश्योरेंस कंपनीज दोनों को एग्जामेशन है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस से फर्क नहीं पड़ता। जो सीक्वेंस में हम लोगों ने अभी शॉर्टकट देखा वही सीक्वेंस में उसकी डिस्कशन भी करेंगे। बैंक्स करते सभी तरह के बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, पेमेंट बैंक, सभी तरह के बैंक्स को एग्जामेशन है। एनबीएफसी को एग्जामेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कोई एंटिटी एनबीएफसी टू बैंक या बैंक टू एनबीएफसी अगर कन्वर्ट होती है तो 31 मार्च का स्टेटस देखिए। 31 मार्च को इफ इट इज अ बैंक एग्जामेशन मिलेगा, 31 मार्च को इट इज एनबीएफसी एग्जामेशन नहीं मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक को तो कंपनीज एक्ट ही नहीं लगता, तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। चैरिटी पर्पस 1% कंपनी के लिए कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, लेकिन जब भी हमको स्टेटस देखना है, अगर कुछ दिया ना जाए तो हम 31 मार्च का स्टेटस देखते हैं कारों के लिए। प्राइवेट कंपनी में 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी एग्जामेशन मिलेगा और अनलिमिटेड कंपनी को भी एग्जामेशन मिलेगा। पहली कंडीशन है ऊपर होल्डिंग भी और नीचे सब्सिडरी में कोई पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। ये भी स्टेटस आप 31 मार्च को देखिए। अगर ऊपर होल्डिंग है सब्सिडरी में कोई फॉरेन एंटिटी है, ठीक है, तो उसका अब्रॉड में स्टेटस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट अफेक्ट। वहां पे उसका स्टेटस पब्लिक हो प्राइवेट हो, इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कंडीशन नहीं टूटेगी, एग्जेम्पशन बरकरार रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उनका बाहर के स्टेटस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं इसलिए ऐसा बोला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंडिया में एग्जेम्पशन चलता रहेगा, कंडीशन बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेड अप कैपिटल रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। इंपॉर्टेंट, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। मैक्सिमम चीजें यहाँ पे एज ऑन बैलेंस शीट डेट है। पेड अप कैपिटल में क्या क्या आएगा फटाफट? इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे, एक चीज माइनस करेंगे कॉल इन एरियर्स, एक चीज प्लस करेंगे शेयर फॉरफीचर, आपका बन गया पेड अप कैपिटल। रिजर्व में सारे रिजर्व होंगे, जनरल रिजर्व, पीएनएल बैलेंस, पीएनएल डेबिट बैलेंस पूरा माइनस करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, सारे रिजर्व्स आएंगे। रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, सब सारे के सारे आएंगे। क्या नहीं आते? कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी का पोर्शन है वो नहीं आएगा। शेयर एप्लीकेशन ना कैपिटल है ना रिजर्व है, वो भी नहीं आएगा। फिक्टिशियस एसेट को आप माइनस मत करिए, ठीक है, आप शेयर वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स निकाल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल, अगली कंडीशन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक कर लेना उसको, शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, यहां पर इट शुड बी नाउ एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर पे आप लोग ध्यान दीजिए। साल भर में कभी भी जो लोन है फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही कि लोन में क्या क्या है क्या क्या नहीं आएगा, हम सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। एनबीएफसी का लोन आएगा, इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका है उस पर इंटरेस्ट लगने लग जाता है, वो भी लोन अमाउंट पे हम लोग लेंगे। जहां पे एक्चुअल पैसा लिया सिर्फ वही आएगा, फंडेड फैसिलिटीज आएगी। 12 महीने के अंदर ड्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी लोन में लेंगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, एफडी के अगेंस्ट लिया हो, कोई भी सिक्योरिटी लेंगे। सीसी लिमिट है तो एक्चुअल कितना लोन हमारा लिया आउटस्टैंडिंग है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर लोन 1 करोड़ क्रॉस करता है, भले एक 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 सेकंड के लिए भी अगर क्रॉस करता है तो कारो लग जाएगा, ठीक है, कारो लग जाएगा, फिर आप उसको भले पूरा रीपे कर दो। एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वर्डिंग ध्यान रखना। इंडिविजुअल से लोन हम लोग काउंट नहीं करते, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अनफंडेड फैसिलिटीज सिर्फ गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए हुए वो भी कोई काम का नहीं। इंटरेस्ट अक्रूड भी हम लोग ध्यान देते नहीं है।
फोर्थ कंडीशन है टोटल रेवेन्यू वर्डिंग ध्यान रखना। टोटल रेवेन्यू शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। उसमें सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, सेल्स रिटर्न पूरा माइनस करेंगे, इस साल का हो कि पिछले साल कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर दो तरह की मेथड होती है, इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड, अगर आप उसके साथ अकाउंटिंग करते तो उसको लेंगे हम लोग। आपके सेल ऑफ स्क्रैप भी आएगा और अदर इनकम की सारी चीजें। यस, टोटल रेवेन्यू वर्डिंग है, टर्नओवर वर्डिंग है, टोटल रेवेन्यू। आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम, पीएनएल, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आएगी। क्या चीजें नहीं आती है? एडवांस अगर है वो हमारा रेवेन्यू नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अगर एक्सक्लूसिव मेथड है, जनरली लोग एक्सक्लूसिव मेथड ही फॉलो करते हैं, तो एग्जाम में कुछ दिया ना जाए तो अज्यूम करिए एक्सक्लूसिव मेथड है और आईडीटी को आप छोड़ दीजिए। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की अगर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब यही प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी या तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे या तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सेटिस्फाई करे। वहां से कंपेयर करिए, वहां पे था ऊपर नीचे होल्डिंग और सब्सिडरी में पब्लिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है होल्डिंग सब्सिडरी चाहिए ही नहीं, ऊपर नीचे होल्डिंग सब्सिडी नहीं चाहिए, ये सेक्शन 8 नहीं चाहिए, नॉट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। कहां से स्मॉल बोलेंगे इफ यू गवर्न बाय स्पेशल एक्ट? फिर पेड अप, वहां यहाँ पे सिर्फ पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, ये लिमिट्स चेंज हुई है। गवर्नमेंट चाहे तो 10 करोड़ तक लेके जा सकता है, लेकिन 2 करोड़ शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, सिर्फ पेड अप कैपिटल की लिमिट। तो मैसिव रिवीजन है, स्मॉल कंपनी के स्कोप को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर शुड नॉट एक्सीड 20 करोड़, पिछले साल का जो टर्नओवर है इट शुड नॉट एक्सीड, लास्ट ईयर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 20 करोड़, लास्ट ईयर ध्यान रखना, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू वर्डिंग नहीं है, टर्नओवर वर्डिंग है। तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां पे पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, यहां पे पेड अप कैपिटल, लेकिन लिमिट्स बढ़ी हुई है अच्छी खासी, ठीक है। डबल लिमिट है यहाँ पे, डबल लिमिट इस बात का ध्यान रखना। वहां पे टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट है 20 करोड़। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो 4 कंडीशन फुलफिल कर ले, या स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन फुलफिल कर ले, उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। दोनों में से कहीं पे एक जगह भी कवर हुआ तो इट विल बी फाइन। तो यहाँ पे इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक है क्लॉजेस याद रखने के लिए। आप सिंपल देखिए, वहां पे येलो कलर का बंदा पास होता है, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करता है, फिर इंडियन एयरलाइंस की टिकट्स बुक करता है हर जगह के लिए, फिर live.com कहाँ पे इंटरव्यूज देने हैं, फिर लिंक्डइन कहाँ इंटरव्यू देने हैं, live.com सबको ईमेल करता है, ब्लू कलर का ड्रॉप बॉक्स उसके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करता है, क्लाउड सर्विस है। फिर एयरक्राफ्ट में एयरपोर्ट पे बैठे बैठे CNN करंट अफेयर्स देखता है, और फिर रिलैक्स होने के लिए बैठने के बाद स्पॉटिफाई में गाने सुनता है। फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स एसेट, क्लॉज नंबर अपने आप आ जाएंगे, सिर्फ इमेजेस पे ध्यान दो। फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स एसेट, फॉर इंडियन एयरलाइंस लिखा है दैट इज फॉर इन्वेंट्री, फिर लिंक्डइन लिखा है ब्लू दैट इज फॉर लोन्स गिवन, फिर live.com दैट इज लोन अंडर सेक्शन 185 186, उसके बाद में ड्रॉप बॉक्स दैट इज फॉर डिपॉजिट्स टेकन, उसके बाद में CNN दैट इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एंड स्पॉटिफाई दैट इज फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज। ऐसे 7 क्लॉजेस है, 7 वेबसाइट्स है, 7 चीजें। फिर आपको कंपनीज दिख रहा है, आपको टाटा स्टील, फिर आपको दिख रहा है LIC ब्लू एंड येलो में, फिर उसके बाद ब्लू पतला फॉन्ट इन्फोसिस, ब्लू एंड ब्लैक मोटा फॉन्ट फिनोलेक्स केबल, फिर ब्लू एंड रेड नेटवर्क 18, फिर गोल्डन एंड ब्लैक दैट इज रिलायंस, उसके बाद में ऑरेंज एंड ब्लैक दैट इज इंडियन ऑयल। अगर आप फिर कहां का इंटरव्यू दे, टाटा स्टील ट्रांजैक्शंस पे कमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे LIC लोन रिपेमेंट पे कमेंट करना पड़ता है, इन्फोसिस IPO FPO पे कमेंट करना पड़ता है, फिनोलेक्स केबल फ्रॉड रिपोर्टिंग, फ्रॉड के ऊपर कमेंट करना पड़ता है, नेटवर्क 18 निधि कंपनी पे कमेंट करना पड़ता है, रिलायंस रिलेटेड पार्टीज पे कमेंट करना पड़ता है, इंडियन ऑयल इंटरनल ऑडिट पे कमेंट करना पड़ता है। फिर अगर हम लोग बात करें, बंदे ने कुछ इंटरव्यू दिया, कुछ खाया पिया, पहले अच्छी चीजें फिर कुछ बुरी चीजें, पहले आपको काजू बादाम दिख रहा है दैट इज नट्स, फिर आपको गाजर दिख रहा है कैरेट, उसके बाद में चीकू, फिर अच्छी चीजों के बाद कुछ बुरी चीजें, रबड़ी, मदिरा, लिकर, उसके बाद में चॉकलेट, और देन एवोकाडो। तो नट्स इज फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कैरेट इज फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, चीकू इज फॉर कैश लॉसेस, रबड़ी इज फॉर रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, देखेंगे हम लोग। मदिरा इज फॉर मटेरियल अनसर्टेनिटी डेफिनेटली, चॉकलेट इज फॉर CSR, एंड एवोकाडो इज फॉर एडवर्स रिमार्क्स। अगर आप ये इमेजेस ध्यान रखेंगे तो ये क्लॉज नंबर अपने आप चले आएंगे। पहले 7 वेबसाइट थी, फिर 7 आपकी कंपनीज थी, फिर 7 आपकी खाने पीने की चीजें थी, क्लॉज नंबर ऑटोमेटिक लेंगे। जो मुझसे पहले पढ़ चुके जानते किस तरीके से रिकॉल, बस आपको इमेजेस को जोड़ के रखना है, नंबर आप अपने आप काउंट कर सकते हो क्विकली। नाउ फिक्स एसेट पे क्या कमेंट करना है, क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, खासकर क्या कितनी क्वांटिटी है और कहां पे रखे हुए हैं। इंटेंजिबल एसेट की डिटेल्स भी लेने पड़ेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन डेफिनेटली सिर्फ टेंजिबल एसेट लगेगा कि रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है क्या, और जो डिफरेंसेस निकलते हैं उसको बराबर डील करते हैं क्या। वंस इन ईयर इज डेफिनेटली रीजनेबल, वंस इन 3 ईयर भी चलता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो, लेकिन जब 1 साल के ऊपर जाओ तो रिपोर्ट में बताना पड़ता है वंस इन 2 ईयर है लेकिन रीजनेबल है, वंस इन 3 ईयर लेकिन रीजनेबल है, रिपोर्ट में बताना पड़ता है। फिर प्रॉपर्टीज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर ही है ना, अगर कंपनी के नाम पर, ठीक है, लीज्ड एसेट्स को नहीं लगेगा क्लॉज डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारे नाम पे नॉर्मली नहीं होती।
आपको बताना पड़ेगा ये डिटेल्स है, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका डिस्क्रिप्शन दो, उसका ग्रॉस अमाउंट आप बताइए। बताइए कि आज के डेट में किसके नाम पर है, क्यों है, रीजन क्या है वो बताइए, कितने समय से है, कोई डिस्प्यूट है क्या ये भी बताइए। फिर क्या कंपनी ने रिवैल्यूएशन करवाया, अगर हाँ तो क्या उन्होंने एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिवैल्यूएशन करवाया। अगर रिवैल्यूएशन बहुत बड़ा है, 10% या उससे बड़ा चेंज है, ठीक है, तो फिर आपको उसका अमाउंट बताना पड़ेगा, भाई कितने रुपए का रिवैल्यूएशन किया है। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई बिनामी प्रॉपर्टी, बिनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बिनामी प्रॉपर्टी या कोई केस चल रहा है, तो उनको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। और कारों में हमको बताना पड़ता है कि उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में बराबर डिस्क्लोजर किया कि नहीं किया। कार रिपोर्ट में उन्होंने बराबर डिस्क्लोजर किया कि नहीं किया। तो बहुत सिंपल सिंपल सी 5 बातें बतानी पड़ती है। फिर इन्वेंट्री में फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटर ऑफ टाइम में हो रहा है ना, यहाँ पे साल में एक बार होना ही चाहिए। और अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है 10% और मोर तो बताना पड़ता है। छोटे मोटे डिफरेंस में 10% और मोर तो क्या डिस्क्रिपेंसी निकली इतनी बड़ी और उसको बराबर डील किया क्या। फिक्स एसेट में परसेंटेज नहीं, इन्वेंट्री में ही है। अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट ली, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, ध्यान रखना कि हम लिमिट की बात कर रहे हैं। अगर लिमिट एक्चुअल लोन कितना फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट मिली है 5 करोड़ से ज्यादा फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बदले में उन्होंने करंट एसेट को दिया है एज ए सिक्योरिटी, तो ऐसे केस में आप लोगों को पता है कि रेगुलरली रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। तो जो क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल किए जा रहे हैं बैंक के साथ में, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्री करते हैं, अगर नहीं तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। फिर इन्वेंट्री के बाद में नेक्स्ट इज कितना पैसा बांटा है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, गारंटीज। सबसे पहले लोन कितना बांटा है उसने, लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी कितना बांटा है। अगर प्रिंसिपल बिजनेस ये बांटना, ये फाइनेंसिंग, तो ये पहला क्लॉज नहीं लगता। हमको बताना कितना पैसा बांटा है एग्रीगेट में, साल भर में कितना पैसा दिया है, साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना पैसा अपने ग्रुप में बांटा है, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, कितना ग्रुप के बाहर बांटा है, सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, उसके अलावा। पहले बताओ कितना पैसा बांटा है, फिर बताओ इज इट प्रीजुडिशियल टू द, क्या ये कंपनी के लिए हार्मफुल है क्या। बहुत लॉजिकल है, कितना बांटा है, क्या ये हार्मफुल है क्या। उसके बाद में रीपेमेंट टर्म्स स्पेसिफाइड, अगर रीपेमेंट टर्म्स लिखे हुए तो रेगुलरली पैसा मिल रहा है क्या, या कोई डिफॉल्ट है क्या, इज इट ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, तो क्या स्टेप्स ऑफ रिकवरी वो आप बताइए। आपने सिक्योरिटी बेचना शुरू किया, आपने धंधा बंद कर दिया उनके साथ, आपने लीगल केस एंड सो ऑन। फिर ये दो फिशी केसेस, साल भर में ऐसा कितने बार हुआ कि लोन्स ड्यू हुए और ड्यू होने के बाद में पैसे नहीं मिले। नॉर्मली पैसे मिल जाना चाहिए था, आपने रहम दिल दिखाकर रिन्यू कर दिया, लोन एक्सटेंड कर दिया, फ्रेश लोन दे दिया। आपको एग्रीगेट अमाउंट बताना है और बताना है परसेंटेज ऑफ टोटल लोन। एग्रीगेट अमाउंट आपको बताना है और परसेंटेज ऑफ टोटल लोन आपको बताना है, ठीक है, कि भाई ऐसा कितना परसेंट आप लोगों को रहम दिल करके उनको और मौका देते जा रहे हो। पता चला 80-90% से वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके बाद अगर ऑन डिमांड या नो रिपेमेंट टर्म्स है, मतलब ऐसे कितने लोन है कि यार टर्म्स ही नहीं है रिपेमेंट के, डिमांड जब डिमांड मांगे तब पैसे मिलेंगे, कितना अमाउंट है और परसेंटेज साइज कितना है, और इसमें से भी कितना प्रमोटर रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड। ये फिशी चीज है कि पैसा आ ही नहीं रहा है, सिर्फ आगे बढ़ते जा रहा है और रिपेमेंट टर्म्स ही नहीं दिए हुए। फिर अगर आपने डायरेक्टर्स को लोन बढ़ाया तो इज इट एज पर सेक्शन 185, और अगर आपने दूसरे कॉर्पोरेट्स को लोन बढ़ाया तो इज इट एज पर सेक्शन 186। अगर नॉन कंप्लायंस है तो साल भर में डायरेक्टर कितना मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग था, उनके साथ लेन देन चलता रहता है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। दूसरों को बांटा तो साल भर में कितना बांटा और क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे बहुत रेगुलर ट्रांजैक्शन है, वहां पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग पूछा है, यहाँ पर ठीक है 186 के अंदर कितना बांटा और क्लोजिंग, दोनों में क्लोजिंग तो आपको बताना ही है। फिर डिपॉजिट्स में भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई के डायरेक्शन होते हैं, कंपनी सेक्शन 72-76 है, ऑर्डर्स बाय कोर्ट, उनसे छोटे सीएलबी, ट्रिब्यूनल, आरबीआई, इन सब के ऑर्डर्स क्या सबका कंप्लायंस है क्या, सबको कंप्लाई करके चल रहा है क्या, उसके बारे में हमको बताना पड़ता है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है कंपनीज को, क्या उन्होंने उसको बनाया और उसको संभाल के रखा हुआ है, कि उसका जनरल रिव्यू करना है, प्राइमा फेसी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और प्राइमा फेसी ओपन देना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड ठीक लग रहा है ना प्राइमा फेसी। फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में पहले बताना है, क्या कंपनी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को रेगुलरली पे कर रही है, क्या कोई अमाउंट है विच इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे कोई ऐसा पैसा है 6 महीने से ज्यादा होगा ड्यू डेट बिल करके हमने पैसा नहीं दिया। अगर डिस्प्यूट है तो डिटेल देने पड़ते हैं कि किस तरह का डिस्प्यूट है, कौन से एक्ट के अंदर कितना अमाउंट है, कौन से अथॉरिटी के पास पेंडिंग है और कौन से साल का है डिस्प्यूट। फिर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करें, क्या कंपनी ने साल भर में खुद होके वॉलंटरीली अपनी अनडिस्क्लोज ब्लैक मनी को डिस्क्लोज किया है, अगर डिस्क्लोज किया है तो ठीक है, क्या उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या उन्होंने अपने ब्लैक मनी को खुद होके डिस्क्लोज किया है तो उसकी अकाउंटिंग बराबर की है क्या, उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। ये सेम चीज शेड्यूल 3 में भी नोट्स टू अकाउंट से बतानी पड़ती है, तो कारों में भी रिपोर्टिंग जाएगी, शेड्यूल 3 में भी रिपोर्टिंग जाएगी। यस। फिर पैसे का यूसेज में डिफॉल्ट, क्या कोई डिफॉल्ट है क्या, लोन रिपेमेंट में, लोन या इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट है क्या, और क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है किसी ने। अगर डिफॉल्ट है तो कोई भी लेंडर हो, नेचर
किस तरह का लोन था, नाम, अगर सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट उससे छोटे बैंक्स, अगर बड़े बड़े लोग हैं तो उनका नाम बताना है, या तो नाम बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ अदर्स करके आप उसमें कर सकते हो। अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, आपको डिटेल देने पड़ेंगे, कौन है वो लोग, उनका नाम, कितना अमाउंट का डिफॉल्ट है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, डिले कितने दिनों से चल रहा है। तो डिफॉल्ट की डिटेल्स देने एनी लेंडर, और विलफुल डिफॉल्ट घोषित हुआ है कि वो आपको बताना है। फिर यूसेज, टर्म लोन का पैसा जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस के लिए यूज किया ना, कहीं डाइवर्ट तो नहीं किया। शॉर्ट टर्म पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यूज तो नहीं कर रहे, इट इज सुसाइडल। शॉर्ट टर्म पैसा 5 साल में देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस आपको 20 साल में पैसा कमा कर देगा। कैसे जमेगी जोड़ी, रीपे कैसे कर पाओगे, तो वो बताना है। क्या कोई पैसा रेस किया है क्या, हमारे ग्रुप की कंपनी उसके लिए, ठीक है, मतलब सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट के लिए पैसा लेके उनको दिया है, डिटेल्स दो। उल्टा कि उनके शेयर्स को गिरवी रख के पैसा उठाया क्या, उनके लिए पैसा और उनके थ्रू पैसा, ऐसा दोनों में से कुछ भी हुआ है क्या, वो हमको बताना है। फिर आईपीओ एफपीओ, लोन तो हो गया, आईपीओ एफपीओ, शेयर्स डिबेंचर से उठाया हुआ पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया है क्या, डीले है तो बताओ उसकी डिटेल्स, और रेक्टिफाई कब किया उसको भी बताइए, रेक्टिफाई हुआ नहीं हुआ, प्रॉपर पर्पस के लिए यूज होना भाई साहब। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बाय लिस्टेड कंपनी, तो कंप्लायंस है क्या सेक्शन 42 सेक्शन 62 का, 42 फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, 62 फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था वो हुआ ना, ठीक है, नहीं तो फिर डिटेल्स देने पड़ेंगे। तो बेसिकली शेयर से जो पैसा है उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं ना। अगर फ्रॉड है बाय कंपनी और ऑन द कंपनी, दोनों तरह की फ्रॉड है, बाय द कंपनी एंड ऑन द कंपनी, कंपनी दूसरों पे 143(12) में कवर नहीं होता, बाय, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाय द कंपनी ऑन द कंपनी, जो मैनेजमेंट ने नोटिस या रिपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने खुद पता लगाया, उनको किसी ने बताया, उनसे पूछताछ करो। नेचर अबाउट, क्या आपने 143(12) के अंदर कोई रिपोर्टिंग की है क्या फॉर्म 84 में, और कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट मिली है क्या कंपनी को कि कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, यस नो उसका जवाब देना बस। निधि कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी है, उनके लिए रूल्स बने हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें है उनका रेशियो, रेशियो नेट ओन फंड से डिपॉजिट का जो रेशियो है वो 1:20 क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो वो 1:20 क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका जवाब दीजिए। उनके पास जितना भी पैसा लोग लगाते हैं उसका 10% एफडी बना के रखना पड़ता है, अनइनकम्बर्ड विदाउट एनी चार्ज, वो किया है ना, बताइए क्या ये अपना रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, क्या एफडी बनाकर रख रहे हैं। और फिर ये भी बताना है कि कोई डिफॉल्ट है क्या, रीपेमेंट, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मनी और इंटरेस्ट, डिफॉल्ट के बारे में भी बताना है। सिंपल सा एक एग्जांपल है कि सपोज अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में इनको कितना एफडी मेंटेन करना पड़ेगा, तो उनको फर्स्ट प्रीसीडिंग मंथ इज जुलाई, सेकंड प्रीसीडिंग मंथ इज जून, 2 महीने पीछे आना पड़ेगा, उसका लास्ट डे 30th जून, 30th जून को जितना वो डिपॉजिट लेकर बैठे हैं उसका 10%, मतलब आज के महीने में मुझे जो डिपॉजिट मेंटेन करना है दैट विल डिपेंड, 2 महीने पीछे जाओ, लास्ट वर्किंग डे देखो, उस दिन जितना बैलेंस था उसका 10% हमको एफडी करना है, ताकि बीच में हमको टाइम मिले, 1 महीने का टाइम मिलता है व्यवस्था करने के लिए, अरेंजमेंट्स करने के लिए। रिलेटेड पार्टीज के ऊपर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमको सिंपल ये बताना है कि भाई सारे परमिशंस, ऑडिट कमेटी का परमिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परमिशन, शेयरहोल्डर्स का परमिशन, प्रॉपर परमिशंस लिए गए ना, प्रॉपर परमिशन लिए ना, और जो भी ट्रांजैक्शन है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके नोट्स टू अकाउंट्स में प्यारे डिस्क्लोजर्स एंड एज पर एएस इंड एस। इंटरनल ऑडिट में हमको बताना है whether इंटरनल सिस्टम इज क्या कंपनी के साइज के हिसाब से कमेंसुरेट सुटेबल एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। खुद स्टैट्यूटरी ऑडिटर को यह भी बताना है कि उसने ये रिपोर्ट्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी, भाई पढ़ना जरूरी है, किसी ने बहुत मेहनत की है कंपनी में, आपने उसको पढ़ना चाहिए। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब बार्टर है, ठीक है, बार्टर है, कुछ लिया कुछ दिया। अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स या उनसे कनेक्टेड लोगों के साथ में अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी, बार्टर करी, सेक्शन 192 लग जाता है और बोलता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पर लगेगा, और अगर बंदा होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो जिस कंपनी में ट्रांजैक्शन है वहां पर भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, और होल्डिंग कंपनी में भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। अगर फिर एनबीएफसी की अगर बात कर रहे हैं तो क्या एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, जो लोग फाइनेंस के धंधे में है 50-50 टेस्ट करते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगता है, क्या ये एक एनबीएफसी है, टेस्ट फुलफिल कर रहे हैं, इनको वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हां नाम है, जवाब दो। फिर क्या इन्होंने एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस का काम किया बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के, क्या इन्होंने बिना इसके काम किया क्या, पहले तो उनको लगता है क्या, और क्या इसके बिना इन्होंने कुछ काम किया है क्या। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को फाइनेंस करने के लिए, क्या ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन फुलफिल करती है, इज इट अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को कुछ समय तक एग्जाम्प्ट किया रहता है, भाई आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बने हो और आप पब्लिक से डिपॉजिट भी नहीं लेते हो, आप एग्जेम्प्टेड है, आप अनरजिस्टर्ड रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो बताइए कि क्या ये कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है आज भी, फिर बताइए कि क्या ये अभी भी एग्जेम्प्टेड है, इज इट अनरजिस्टर्ड एंड इज एग्जेम्प्टेड, क्या एग्जेम्पशन में कंटिन्यू कर रहा है। ये भी बताइए कंपनी की एक से ज्यादा सीआईसीज है क्या, इफ यस नंबर ऑफ कितने, एक ही ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए क्या मल्टीपल कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या, सिंपल सिंपल 3 सवालों का जवाब देने। फिर क्या कंपनी में कैश लॉसेस है क्या, अगर डिप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस को मैं एड बैक कर दूं, कैश लॉस है, कैश लॉसेस ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में कैश लॉस है कि उसके बारे में बताना पड़ेगा, अगर दोनों में प्रॉफिट लॉस अलग अलग है तो दोनों के बारे में अलग अलग कमेंट करना पड़ेगा।
फिर साल भर में अगर हमारे पहले का ऑडिटर रिजाइन करके गया है, तो ऑडिटर ने सामने वाला क्यों रिजाइन करके गया, उसके सारे इश्यूज कंसर्न सब कुछ ध्यान में रख कर, ठीक है, असाइनमेंट एक्सेप्ट किया ना, और असाइनमेंट परफॉर्म किया है ना, मतलब ऑब्लिगेशन डाल रहे भाई सुन, पुराना बंदा रिजाइन कर गया तो उसके सारे मुद्दे समझ और उसको समझकर आगे बढ़। क्या कंपनी के ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल रेशियोज देख करके, एसेट रियलाइजेशन, पैसा कैसे आएगा, पेमेंट्स कब तक हम लोग कर पाएंगे, बाकी ये देखकर क्या कंपनी के ऊपर मटेरियल गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्या सीरियस डाउट है गोइंग कंसर्न के ऊपर, ठीक है। और ऐसे माहौल में अगर है कि नहीं बताइए, और बताइए कि क्या कंपनी अपने लाइबिलिटीज को बराबर पे कर पाएगी क्या। फिर सीएसआर के ऊपर है, सबको पता है कि 2% खर्च करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट का, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का। सपोज हमने एग्जांपल दिया 200 लाख इज द जो हमको खर्च करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कितना पैसा हम खर्च कर चुके हैं। अगर कोई पैसा खर्च नहीं किया है, अनस्पेंट है, तो आप उसको मल्टी ईयर प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। सपोज 30 दिन के अंदर इसको अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, 3 साल में स्पेंड करना पड़ेगा। और अगर ट्रांसफर नहीं करोगे 30 दिन में, ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो 3 साल खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर इसको शेड्यूल 7 के अंदर जो फंड है, ठीक है, वहां पे उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, 3 साल आपको टाइम मिला है पैसा खर्च करने के लिए। अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है भाई साहब, ठीक है, ट्रांसफर इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फंड टू द फंड, या तो खर्च कर डालो या 6 महीने के अंदर फंड में ट्रांसफर कर दो। पूरे ग्रुप में जितनी भी एंटिटीज को हम लोग कंसोलिडेट करते हैं, उनके सबकी काउ रिपोर्ट को पढ़ा जाए, और वहां पे अगर एडवर्स रिमार्क है तो उसके डिटेल्स क्लॉज नंबर 21 में, पूरे ग्रुप में जो कंसोलिडेट होते हैं वहां पे कहीं पर भी क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट है तो उसके डिटेल्स क्लॉज में रहेंगे, कंपनी का नाम और कौन से क्लॉजेस में एडवर्स रिपोर्ट है वो बताया जाएगा, पैराग्राफ नंबर दिए जाएंगे। कारों के हर पॉइंट पे आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी, हाँ तो हाँ, ना तो ना, नॉट एप्लीकेबल टू नॉट एप्लीकेबल। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट, एक या उससे ज्यादा ऑडिटर्स को जब हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ताकि एक ही एंटिटी का ऑडिट करे, जनरली लार्ज ऑडिट में ऐसा होता है, उसको हम जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। या तो लोग वॉलेंटरीली, शेयर होल्डर्स खुद ही बोलते हैं कि जॉइंट ऑडिट करवा लो, हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, फिर लॉ बोलता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में मैंडेटरी है। ऐसे 299 बना है ताकि जॉइंट ऑडिट जब भी लोग कर रहे हैं तो ऑडिटर्स स्मूथली, एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से वो हमको प्रिंसिपल्स अप्रोच समझाता है कि जॉइंट ऑडिट बहुत स्मूथ तरीके से अच्छे से हो, और अगर उसमें कोई इशू आते तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। ध्यान रखिए, जॉइंट ऑडिटर को एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर अपने से एक में से कैसे डील करे, उसके लिए एसएस 600 होता है। नाउ जॉइंट ऑडिट के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज, इट ड्रास्टिकली इंप्रूव्स क्वालिटी। एक तो आपके 2 या 3 फर्म्स है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट्स गुड थिंग। सबकी जो एक्सपर्टीज है वो अपने अपने हिसाब से, जो अपने एरिया में एक्सपर्ट है वो पर्टिकुलर एरिया करता है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, वर्कलोड कम हो गया, एक्सपर्टीज हमको मिल गई बहुत सारी, म्यूचुअल कंसल्टेशन करते हैं, क्वालिटी इंप्रूव, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव, क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव हो जाती है, और क्लाइंट भी खुश होता है, उसको भी बेहतर सर्विस मिलती है, बेटर सर्विस, उसके ऊपर भी स्ट्रेस कम आता है। खर्चे, बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स, लोअर कॉस्ट, खर्चा कम हो जाता है। एक ही फर्म होती है, अगर वेस्टर्न फर्म होती है उसको पूरे इंडिया में घूमना होता, अब वेस्ट के ब्रांचेस के लिए वेस्ट वाला है, ईस्ट के लिए ईस्ट वाला, साउथ के लिए साउथ वाला, नॉर्थ वाला घूमना का, इट लोअर्स कॉस्ट, यस, घूमना फिरना कम होता है तो खर्चे कम हो जाते हैं। एक ही असाइनमेंट के लिए बहुत सारा स्टाफ लाना पड़े, ऐसा भी स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज अगर है तो बड़े आसानी से जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट यूज करके इतना पार्ट तू कर ले, इतना पार्ट तू कर ले, इतना पार्ट तू कर ले, ऐसा भी होता है। बहुत कॉस्ट के बेनिफिट्स है, मॉनेटरी बेनिफिट्स है, अरेंजमेंट्स बेनिफिट्स है, हेल्दी कंपटीशन लगी रहती है, और एक आध बंदा छोड़ के भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ, कोई चला भी गया तो स्मूथ है ना, बाकी 2 ऑडिटर जो चीजों को संभाल लेंगे, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी है, अदर बेनिफिट्स भी है। डिसएडवांटेज, शुरुआत में डिफरेंट, दोनों का स्टेज, बहुत सी बार क्या होता है, जो फर्म्स होती है उनका स्टैंडिंग अलग अलग है, एक छोटी फर्म है, एक बड़ी फर्म है, एक हाईली ऑटोमेटेड, एक मैनुअल काम करती है, ऐसा हो सकता है, दे आर ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। फिर ऑडिट के दौरान सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, कुछ लोग खुद को सुपेरियर समझ रहे, दूसरों को बेवकूफ समझ रहे,
आपस में कोऑर्डिनेशन स्मूथ नहीं हो पा रहा, जो कॉमन एरिया मिलके चेक करना था वो निग्लेक्ट होते जा रहा है। ऑडिट शुरू हो रहा तब प्रॉब्लम है, ऑडिट के दौरान प्रॉब्लम है, ऑडिट के बाद फीस किसको कितनी मिलेगी, वो कोई बोलता सीनियर को ज्यादा फीस मिलनी चाहिए, कोई बोलता जिसने ज्यादा लोग लगाए, कोई बोलता जिसने ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम किया, बहुत झगड़ते हैं। और अगर कुछ गलत हुआ तो लाइबिलिटी किसके सर पे आएंगी, उसमें भी झगड़ते हैं। खास बात क्या है, जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी और जॉइंट ऑडिट प्लान, ये खास बात है ऐसे 219 की। जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान बनेगा, एक पहले कॉमन एंगेजमेंट लेटर बनाइए, जॉइंट ऑडिटर सब अपने मन की बात रख रहे हैं और मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं, वो साइन करके दे रहा है, कॉमन एंगेजमेंट लेटर। फिर एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ऑल दी फर्म्स एंड की मेंबर्स सबने मिलकर जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना चाहिए। अगर ऐसे असाइनमेंट पहले परफॉर्म किए किसी ने तो उसका नॉलेज लो, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को लेने के पहले, उसका नॉलेज लो, पुराना नॉलेज, इस असाइनमेंट का प्रीलिमिनरी नॉलेज सब लेकर क्या तय करो, पहले डिवीजन ऑफ वर्क, कि भाई बिजनेस वाइज बांटना है, एरिया वाइज बांटना है, एसेट लायबिलिटीज बांटना है, इनकम एक्सपेंस वाइज कैसे बांटना है चीजों को, डिविजन बांटना कैसे, कॉमन एरियाज कौन से रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एंड नेचर, जो बटेंगे नहीं साथ में मिलकर चेक करेंगे। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आप ये तय करो डिवीजन कैसे तय होगा, डिवीजन कैसे होगा, कॉमन ऑडिट एरियाज कैसे रहेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इस चीज पहले आप ये डिवीजन तय करो, फिर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ रिसोर्स, कौन कितने बंदों को लाएगा, पहले काम बंटवा लो, कौन कितने रिसोर्सेस लाएगा, डिप्लॉय करेगा, वो तय कर लो। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो पूरे टीम को अफेक्ट करते हैं, मटेरियलिटी लेवल क्या होगा, ऑडिट रिस्क क्या होगा, वो तय कर लो। रिपोर्टिंग कौन सी रिपोर्ट्स बनानी है, कब कब ये रिपोर्ट्स देनी है, किस फॉर्मेट में देनी है, ये भी जॉइंट स्ट्रेटेजी में तय कर लो। जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी में ये बातें तय हो जानी चाहिए। वर्क अलोकेशन तो सबको साइन करके टीसीडब्ल्यू कम्युनिकेट कर दो, इससे क्या होता है आपस में जॉइंट ऑडिटर्स के भी डिस्प्यूट नहीं होते और कंपनी और जॉइंट ऑडिटर्स के भी आपस में डिस्प्यूट नहीं होते। कॉमन चीजें करने के बाद सब सब अपने अपने एरिया में जाएंगे, हर जॉइंट ऑडिटर अपने एरिया का रिस्क असेसमेंट करेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा, रिस्क निकालेगा और शेयर करेगा सबके साथ। यस, अपने एरिया काम करो, सबके साथ शेयर करो। रिस्क मिलने के बाद किस तरह की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड वो सोच रहा है और कॉमन एरिया, स्पेसिफिक एरिया, ये भी आपस में आप चर्चा करिए, आपस में डिस्कशन करिए और टीसीडब्ल्यू जी को भी बताइए मोटा, उनको लेकिन मोटा मोटी बताइए। तो आप रिस्क असेसमेंट में क्या हुआ सबके साथ शेयर करिए, क्या ऑडिट करने वाले सबके साथ शेयर करिए। कॉमन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। स्पेसिफिक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा होगी, जो काम जो जो काम ठीक है डिवाइड हो चुका है, जो काम डिवाइड हो चुका है उसका रिस्क असेसमेंट उस एरिया का ऑडिटर करेगा, उसका इंटरनल कंट्रोल समझना, टेस्ट करना उस एरिया का ऑडिटर करेगा, नेचर, टाइम, एक्सटेंड ऑफ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया का जॉइंट ऑडिटर करेगा। जो काम डिवाइड हो चुका है उसका पूरा काम वही बंदा करेगा, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काम डिवाइड नहीं हुआ, कॉमन एरियाज है, इनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सारे डिसीजंस जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सपोज कोई ऐसा मामला है जो पहले स्पेसिफिक किसी के एरिया में आता था लेकिन उसने बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कॉमन में डाल दो, अगर बाकी जॉइंट ऑडिटर्स मानते हैं तो वो भी कॉमन में जाएगा। जो काम डिवाइड नहीं हुआ कॉमन, वो तो कॉमन में है ही, जितने डिसीजन मिलेंगे वो भी उनकी जिम्मेदारी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा कोई एरिया अगर रिक्वेस्ट करे कि यार मेरे इंडिविजुअल से निकाल के जॉइंट में डाल दो, तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लगने वाले सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं ना, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन इसको अच्छा लग रहा है ना, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिपोर्ट इज एज पर लॉ स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉ का कंप्लायंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर, ऑडिट रिपोर्ट का सब कुछ, इट विल बी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। भाई ये जॉइंट ऑडिट में सब आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैंडेटरी है, शाल कम्युनिकेट टू अदर जॉइंट ऑडिटर इन राइटिंग। कुछ बातें एक में को राइटिंग में कम्युनिकेट करनी है, राड़ा। कुछ ऐसी बातें जो रिलेवेंट है टू एरियाज ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, एरिया ऑफ अदर जॉइंट, जैसे सिस्टम में, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत है, भाई तेरे को भी ये बात काम आएगी जब तू ऑडिट करेगा। जितनी भी बातें जो दूसरे के एरिया में काम आएगी, रेलेवेंट है, वो बता दो राइटिंग में ऑडिट खत्म होने के पहले। फिर अटेंशन ऑफ
कुछ ऐसी बातें जो बहुत बड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। भाई हमारे एरिया में मटन मिसट्रीटमेंट मिला, आपको पता होनी चाहिए, वो बताओ। जहां पे डिस्क्लोजर डिस्कशन करना पड़ता है, रिपोर्ट में क्या लिखना, कौन सी बातें लिखना, ये भी आपस में डिस्कस कर लो आप। फिर जहां पे एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट, आपस में मिलके जजमेंट जजमेंट पूछना पड़ेगा मुझे। जैसे इंटर बिजनेस ट्रांसफर्स है, इंटर बिजनेस ट्रांसफर्स है तो ट्रांसफर क्या अमाउंट पे होगा, ये सारी बातें सामने वाले का जजमेंट भी शायद मुझे लगे, उसके डिपार्टमेंट से मेरे को माल आ रहा है। रिलायंस ऑन जॉइंट ऑडिटर, ऐसा है भाई साहब, हम बिल्कुल बेधड़क बिंदास रिलाय कर सकते हैं ऑन अदर जॉइंट ऑडिटर। बिंदास हम ये मान सकते हैं उसने काम अपना सिस्टमेटिकली अच्छे से किया होगा, जो उसको दिया था एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम मान सकते हैं कि उसने ऑडिट करने के बाद में कभी भी अगर उसको ऐसा दिखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो नहीं हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कुछ इशू है, कुछ मामला है, वो सब हमको कम्युनिकेट किया। हम मान लो उसने काम अच्छे से किया, एज पर ऐसे किया, उसने जो भी निगेटिव है सब हमारे साथ में शेयर कर लिया। अलग से कोई टेस्ट रिव्यू करने के लिए काम चेक करने की जरूरत नहीं जॉइंट ऑडिटर की, कोई जब तक कोई शक नहीं हो, नॉट नेसेसरी। बहुत सी बार ब्रांच ऑडिटर आपको रिपोर्ट्स बनाकर दे देगा, ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा, ठीक है। हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे रिपोर्ट एकदम सही बनी एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशन, और अगर जो लिखा है उसमें एकदम सही लिखा है, इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, सही में इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बिंदास भरोसा करो, उसका काम भी तुम चेक करोगे तो जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग पूरा काम होने के बाद में इनको आपस में मिलना है और डिस्कशन करना है, ठीक है। अगर क्या डिस्कशन करना है, व्हाट डिस्कशन दे हैव टू डू, अगर इफ दे अगर ये आपस में अग्री करते, सब मिलकर क्लीन रिपोर्ट देते हैं, या सब मिलकर क्वालिफाइड रिपोर्ट, या सब मिलकर डिस्क्लेमर, ऐसा कुछ आपस में अगर अग्री कर रहे हैं लोग, तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट दे दो। इफ दे अग्री विद ईच अदर, डिसअग्री कर रहे हैं, तीन लोग बोल रहे क्लीन रिपोर्ट, एक बंदा बोल रहा क्वालिफाई, जॉइंट ऑडिटर्स आर नॉट बाउंड बाय मेजोरिटी व्यू, सब अपना अपना सोचेंगे। जिस एक बंदे को लगता क्वालिफाइड देना है वो अलग बनाएगा, जिन तीन को लगता कि क्लीन देना चाहिए वो अलग बनाएंगे। डिसएग्रीमेंट, दो रिपोर्ट बनेगी, जो लोग साथ में, उनकी कंबाइंड रिपोर्ट जो अलग है उसकी सेपरेट रिपोर्ट, कंबाइंड रिपोर्ट में सेपरेट रिपोर्ट का रेफरेंस देंगे ओएमपी डालकर, ठीक है। सेपरेट रिपोर्ट में रेफरेंस देंगे कंबाइंड रिपोर्ट का ओएमपी डालकर। आप अलग रिपोर्ट बनाइए, जो है अलग रिपोर्ट ओएमपी डालकर लोगों को बताइए, और एक रिपोर्ट है तो एक ही फाइनेंशियल ईयर एक ही कंपनी दो दो रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। एक में को रेफर करो, ये ओएमपी जो जाएगा इट विल बी एज पर एसए 706।